विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे। विसर्ग का ज़्यादा करके संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में भी कुछ शब्द हैं जिसके लिए हमें विसर्ग संधि की बारे जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन के नियम हैं। अब क्या नियम है? विसर्ग से पहले, विसर्ग लगने के पहले अ तथा बाद में अ, इसके पहले अ और इसके बाद में अ, ये बीच में है। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये है किसी वर्ग का तीसरा क्या है? यहाँ पे इसके पहले क्या आएगा? क, ख, इसको हमने अलग कर दिया है। तीसरा, चौथा, पांचवा ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ट, ठ छोड़ दीजिए, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, आ प्लस य, र, ल, व, ह आए तो ओ हो जाता है, यानी विसर्ग ओ में बदल जाता है। ओ में बदल जाता है। देखिए फिर से, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग बाद में है, और फिर यहाँ जो शब्द है वो भी अ है, यहाँ भी अ है। तो क्या शब्द आने चाहिए उसे? देखिए क्या वर्ण आने चाहिए? वर्ग का, देखो फिर से, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ, या सेकंड नियम है किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण लिखा हुआ है। या तो अ पहला आए, बीच में विसर्ग है, फिर बाद में अ आए, या ये वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या य, र, ल, व, ह। ये है पहला नियम, ये है दूसरा नियम, और यह है तीसरा। य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसके तीन नियम हैं। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ। दूसरा, क से लेके प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अधः गति, यहाँ विसर्ग है, यहाँ क्या है? अ जोड़ ग, ग क्या है? वहाँ तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग जोड़ ग क्या हो गया? ओ की मात्रा, इसीलिए यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है, यानी विसर्ग प्लस ग यानी तीसरा वर्ण, इसीलिए ये ओ में बदल गया, इसीलिए ये ओ में बदल गया। मनः योग, मनः में विसर्ग, य में ओ है, मनोयोग। यहाँ पे क्या है? य यहाँ पर दिया हुआ है। यदि अ हो तो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, इसलिए विसर्ग जोड़ य हो गया मनोयोग, ये हो गया ओ, ये हो गया ओ। सरह जोड़ ज, यहाँ विसर्ग है और यहाँ र है, य के बाद र, तो इसीलिए यहाँ ओ में बदल गया, ये हो गया सरोज। पय जोड़ धर, पयोधर, पय जोड़ धर, ये देखिए तीसरा वर्ण, त, थ, द, ध, न, चौथा वर्ण है ये, इसीलिए ध के साथ मिला और ये हो गया पयोधर, पयोधर। मनः जोड़ रथ, मनोरथ, मनः जोड़ रथ यानी र में है, देखिए र आया है, विसर्ग के बाद र है, इसलिए यहाँ हो गया मनोरथ। विसर्ग जोड़ र इज इक्वल ओ। मनः जोड़ विज्ञान, मनोविज्ञान, यहाँ फिर क्या है? व, तो यहाँ पे न, मनोविज्ञान हो गया, विलंद के बाद भी है, इसलिए यहाँ हो गया मनोविज्ञान। यश जोड़ द, दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा करके ये पूछे जाते हैं। यश जोड़ द,
यशोदा, यशो जोड़दा यशोदा। फिर है, आप लोग को याद रखना है तेजमय, तेजोमय यानी विसर्ग के बाद पांचवा वर्ण देखिए म, पाया जोड़ द पायोद, ये क्या है विसर्ग के साथ द यानी तीसरा वर्ण है इसका, इसीलिए ये हो गया पायोद। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। प्रातः काल यानी तो है, यहाँ पे तो में विसर्ग लगा है और यहाँ का है, तो विसर्ग जोड़ का, नो चेंज, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अंतः जोड़ करण, अंतःकरण, विसर्ग के साथ क है फिर, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, शब्द जैसा है वैसे ही यहाँ लिख लिया गया है। दुख जोड़ ख, दुख में विसर्ग है और ये यहाँ दुख ज्यों का त्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ विसर्ग के बाद ख है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं। नोट कर लीजिए कि क ख और प फ लगने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए क ख और ये प फ, इसके नियम है क ख और प फ आए तो विसर्ग के साथ तो शब्द जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। का लोप होना, विसर्ग संधि के बारे बहुत ही ध्यान से हमें सुनना है और समझना है और रोज उसका अभ्यास करना है। विसर्ग का इस संधि में इस समय लोप होता है, उसका लोप यानी छुप जाना। विसर्ग को हम साथ में जब परिवर्तन करते हैं तो नहीं रखते हैं, लोप यानी छुप जाना। विसर्ग से पहले हर्ष स्वर तथा बाद में र होने पर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। हर्ष स्वर यानी अ आ ई हमने पढ़ा है, अ से लेके औ तक हर्ष स्वर होते हैं। जब उसके बाद र होता है तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है, दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे नि जोड़ रस, देखो यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद र है तो यहाँ क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया, यानी हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल गया। तो ये जो छोटी ई थी, हर्स्व ई थी, वो बदल के दीर्घ ई में आ गई और विसर्ग का लोप हो गया। यानी हमने जब इसको यहाँ लिखा तो इसमें विसर्ग नहीं है और ये हर्ष ई दीर्घ ई बन गई, इसलिए ये हो गया नीरस। फिर यहाँ देखिए नी जोड़ रज, यहाँ विसर्ग के बाद फिर र आया है और ये हर्ष ई दीर्घ ई में बदल गई और ये हो गया नीरज। यहाँ भी देखिए हमने विसर्ग को साथ नहीं लिया है, इसका रूल यही बोलता है कि हर्ष स्वर के बाद र होने पर, ये हर्ष स्वर है इसके बाद र है, इसलिए इसको हम साथ में नहीं लेते हैं और हर्ष स्वर दीर्घ स्वर का रूप ले लेता है। फिर देखिए नीरव, नीरव, यहाँ पे फिर दीर्घ हर्ष ई है और यहाँ ये दीर्घ ई, विसर्ग हमने छोड़ दिया और ये हो गया नीरव। फिर है निरोग, फिर हर्ष दीर्घ ई के साथ र आया है और हो गया निरोग। इसमें भी हमने विसर्ग को नहीं लिया है, यानी रूल के अनुसार हर्ष स्वर के बाद यदि र आए तो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यहाँ नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के बाद स श ह आए तो उसी रूप में बना रहता है, विसर्ग वैसे ही बना रहता है या अपने आगे वाले व्यंजन में बदल जाता है, यानी उसके आगे जो व्यंजन लिखा हुआ है उसमें बदल जाता है। अपने आगे वाले व्यंजन में बदलना मैंने, ये विसर्ग है और ये उसका आगे वाला व्यंजन है। जैसे निसंदेह क्या है, विसर्ग के बाद स स ह आए तो देखिए स, यहाँ विसर्ग है यहाँ स आया है, तो हमने क्या किया, निसंदेह इसको ऐसे ही ले लिया, या फिर हम इसको ले सकते हैं, ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है। फिर देखिए दुस्साहस, दु के साथ स आया है, वहाँ देखिए नियम के अनुसार दुस्साहस, यहाँ पे विसर्ग भी है, ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे ये स का परिवर्तन, ये रूप भी सही है। फिर है दुस्शासन,
यह है शा विसर्ग